हेलो दोस्तों, श्री हरि क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं के लिए समाज विज्ञान भूगोल के अंतर्गत पाठ 3 जल संसाधन लेकर आए हैं। इसमें अभ्यास के सारे प्रश्नों का आंसर हमने दिया है। जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। पहला प्रश्न है, नीचे दी गई सूचना के आधार पर स्थितियों को जल की कमी से प्रभावित या जल की कमी से अप्रभावित में वर्गीकृत करना है। तो इसका आंसर नीचे दिया हुआ है, अलग रंग से हमने दिया है। तो का जल की कमी से अप्रभावित, ये वाला जो पॉइंट है, अधिक वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र ये अप्रभावित है। बाकी शेष 3 जो हैं वो प्रभावित की श्रेणी में है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य बहुउद्देशीय नदी परियोजना के पक्ष में दिया गया तर्क नहीं है। तो इसमें गा वाला उत्तर सही है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं से बृहत स्तर पर विस्थापन होता है और आजीविका खत्म होती है, तो ये उसके पक्ष में नहीं है। अगला प्रश्न है, यहाँ कुछ गलत वक्तव्य दिए हैं, इनमें से गलती पहचानें और दोबारा लिखें। तो वक्तव्य तो आप पढ़ेंगे, मैं केवल आंसर को पढ़ देता हूँ। उत्तर है का शहरों की बढ़ती जनसंख्या, उनकी विशालता और सघन जनसंख्या तथा शहरी जीवन शैली से जल संसाधनों का अतिशोषण हो रहा है और इनकी कमी होती जा रही है। दूसरा जो खा है, इसका आंसर हो जाएगा नदियों पर बांध बनाने और उनको नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव और तलछट बहाव अवरुद्ध हो जाता है। गा गुजरात में साबरमती बेसिन में सूखे के दौरान शहरी क्षेत्रों में अधिक जल आपूर्ति देने पर परेशान किसान उपद्रव करने पर उतारू हो गए। घा आज राजस्थान में इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध पेयजल के कारण क्षत वर्षा जल संग्रहण की रीति कम होती जा रही है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 30 शब्दों में दीजिए। तो पहला है, व्याख्या कीजिए कि जल किस प्रकार नवीकरण योग्य संसाधन है। आंसर हो जाएगा जल एक नवीकरण योग्य संसाधन है, क्योंकि जल एक बार प्रयोग करने पर समाप्त नहीं होता, हम इसका बार बार प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात इसकी पुनः पूर्ति संभव है। जैसे जल का प्रयोग यदि उद्योगों में या घरेलू कामकाज में किया जाता है तो इससे जल दूषित हो जाता है, किंतु समाप्त नहीं होता है। इस जल को साफ करके फिर से इस्तेमाल करने योग्य बनाया जा सकता है, इसलिए ये नवीकरण योग्य संसाधन है। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय परियोजनाओं से होने वाले लाभ और हानियों की तुलना कीजिए। बहुउद्देशीय का मतलब होता है जिससे कई उद्देश्यों की पूर्ति होती है। तो आंसर हो जाएगा नदियों पर बांध बनाकर एक साथ कई उद्देश्यों को पूरा किया जाता है, जैसे बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, मत्स्य पालन। ऐसी योजनाओं को बहुउद्देशीय योजनाएं कहा जाता है। इस परियोजना से कुछ लाभ होते हैं तो कुछ हानियां भी होती हैं। जैसे लाभ देखें, नदियों पर बांध बनाकर केवल सिंचाई ही नहीं की जाती, अपितु इसका उद्देश्य विद्युत उत्पादन, घरेलू और औद्योगिक उत्पादन, जल आपूर्ति, बाढ़ नियंत्रण, मनोरंजन, आंतरिक नौचालन और मछली पालन भी है। इसलिए बांधों को बहुउद्देशीय परियोजनाएं भी कहा जाता है। यहाँ एकत्रित जल के अनेक उपयोग समन्वित होते हैं। अब हानियाँ देखें तो नदियों पर बांध बनाने और उनका बहाव नियंत्रित करने से उनका प्राकृतिक बहाव अवरुद्ध हो जाता है, जिसके कारण तलछट बहाव कम हो जाता है। अत्यधिक तलछट जलाशय के तलों पर जमा होता रहता है, जिससे नदी का तल अधिक चट्टानी हो जाता है। नदी जलीय जीव आवासों में भोजन की कमी हो जाती है। बांध नदियों को टुकड़ों में बांट देते हैं, जिससे जलीय जीव व नदियों में स्थानांतरण
अवरुद्ध हो जाता है। बाढ़ के मैदान बड़े जलाशयों से वहाँ मौजूद वनस्पति और मिट्टियाँ जल में डूब जाते हैं। इन परियोजनाओं के कारण स्थानीय लोगों को अपनी ज़मीन, आजीविका और संसाधनों से लगाव व नियंत्रण आदि को कुर्बान करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, व्याख्या कीजिए। तो राजस्थान के अर्ध शुष्क और शुष्क क्षेत्रों में विशेषकर बीकानेर, फलौदी और बाड़मेर में पीने का जल एकत्र करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आमतौर पर अपनाया जाता है। इस तकनीक में हर घर में पीने का पानी संग्रहित करने के लिए भूमिगत टैंक अथवा टांका हुआ करते हैं। इनका आकार एक बड़े कमरे जितना हो सकता है। इसे मुख्य घर या आंगन में बनाया जाता है। ये घरों की ढलवा छतों से पाइप द्वारा जुड़े होते हैं। छत से वर्षा का जल इन पाइपों से होकर भूमिगत टांका तक पहुंच जाता है, जहां इसे एकत्रित किया जाता है। वर्षा का पहला जल छत और पाइपों को साफ करने में प्रयोग होता है और उसे संग्रहित नहीं किया जाता है। इसके बाद जो वर्षा होती है उसका जल संग्रहित किया जाता है। टांका में वर्षा जल अगली वर्षा ऋतु तक संग्रहित किया जा सकता है। यह इसे जल की कमी वाली ग्रीष्म ऋतु तक पीने का जल उपलब्ध करवाने वाला स्रोत बनाता है। वर्षा जल को प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप माना जाता है। कुछ घरों में तो टांका के साथ साथ भूमिगत कमरे भी बनाए जाते हैं, क्योंकि जल का यह स्रोत इन कमरों को भी ठंडा रखता है, जिससे ग्रीष्म ऋतु में गर्मी से राहत मिलती है। आज राजस्थान में छत वर्षा जल संग्रहण की रीति इंदिरा गांधी नहर से उपलब्ध 12मासी पेयजल के कारण कम होती जा रही है। हालांकि कुछ घरों में टांकों की सुविधा अभी भी उपलब्ध है, क्योंकि उन्हें नल के पानी का स्वाद पसंद नहीं आता। अगला प्रश्न है, परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को आधुनिक काल में अपनाकर जल संग्रहण और भंडारण किस प्रकार किया जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा, प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे में भी पाए जाते थे। लोगों को वर्षा पद्धति और मृदा के गुणों के बारे में गहरा ज्ञान था। उन्होंने स्थानीय परिस्थितियाँ और अपनी जल आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भौमजल, नदी जल और बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। आधुनिक काल में भी भारत के कई राज्यों में इन परंपरागत विधियों को अपनाकर जल संरक्षण किया जा रहा है। जैसे राजस्थान के बहुत से घरों में छत वर्षा जल संग्रहण के लिए भूमिगत ढांचों का निर्माण किया जाता है। इसमें वर्षा का जल को संग्रहित करके उपयोग में लाया जाता है। इसी प्रकार कर्नाटक के मैसूर जिले में स्थित एक गांव में ग्रामीणों ने अपने घरों में जल आवश्यकता की पूर्ति छत वर्षा जल संग्रहण की व्यवस्था से की हुई है। मेघालय में नदियों व झरनों के जल को बांस द्वारा बने पाइपों द्वारा एकत्रित करने की 200 वर्ष पुरानी विधि प्रचलित है। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं, ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर जिले में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ इसके उदाहरण हैं। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में लोगों ने गुल अथवा कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का रास्ता बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई है। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। यही तरीका आधुनिक समय में भी अपनाया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि देश के विभिन्न क्षेत्रों में आधुनिक काल में भी परंपरागत वर्षा जल संग्रहण की पद्धतियों को अपनाकर जल संरक्षण और भंडारण किया जा रहा है। कुछ ये बीच में वस्तुनिष्ठ प्रश्न आए हैं। भारत विश्व वृष्टि मात्रा का कितना प्रतिशत प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 4%। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। तो मासिन लिखा है, इसको मासिम राम पढ़ें।
भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो इसका आंसर है दामोदर। बहुउद्देशीय परियोजनाओं को किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर हो जाएगा। टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में स्थित है। जल दुर्लभता किसे कहते हैं? ये लघु उत्तरीय प्रश्न है। जल के विशाल भंडार व नवीकरणीय गुणों के होते हुए कि यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो उत्तर हो जाएगा जल संसाधनों का संरक्षण और प्रबंधन करना इसलिए ज़रूरी है कि जिससे हम स्वयं को स्वास्थ्य संबंधी खतरों से बचा सकें और खाद्यान्न सुरक्षा, अपनी आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को सुनिश्चित कर सकें। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्यों चलाया जा रहा था? उत्तर हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन व्यापक रूप में किसानों, जनजातीय समुदायों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और पर्यावरणविदों को दामबंद करने के लिए चलाया जा रहा था। इन्होंने गुजरात में नर्मदा नदी पर बन रही सरदार सरोवर बांध परियोजना का विरोध किया। पालर पानी किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा वर्षा जल अथवा पालर पानी, जैसा कि इसे राजस्थान के क्षेत्रों में कहा जाता है। इसे प्राकृतिक जल का शुद्धतम रूप समझा जाता है। बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के किस राज्य में प्रचलित सिंचाई पद्धति है? तो बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली भारत के मेघालय राज्य में प्रचलित सिंचाई की पद्धति है। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में छत वर्षा जल संग्रहण को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया गया है? भारत के उत्तर हो जाएगा भारत के तमिलनाडु राज्य में छत वर्षा जल संग्रहण को कानूनी रूप से अनिवार्य बनाया गया है। अब लघु उत्तरीय प्रश्न है जल संरक्षण प्रबंधन क्यों जरूरी है? तो आंसर हो जाएगा जल संपूर्ण जीव जगत के लिए ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसके बिना जीवधारी जीवित नहीं रह सकता। यह समस्त प्राणी के जीवन, रहन सहन, भोजन, कृषि, व्यवसाय, जलवायु के निर्माण आदि के लिए अत्यंत आवश्यक है। वर्तमान में मानवीय क्रियाओं के कारण अथवा औद्योगिक विकास के कारण जल में तीव्र गति से प्रदूषण हो रहा है, जो जल की गंभीर समस्या को पैदा कर रहा है। अतः जल के इन्हीं गंभीर संकटों से निपटने के लिए जल संरक्षण आवश्यक है। जल की खराब गुणवत्ता के कारणों की चर्चा कीजिए। आंसर हो जाएगा विगत कई वर्षों में जल की प्रचुर उपलब्धता के बावजूद यह उपयुक्त नहीं है। औद्योगिक तथा घरेलू अपशिष्टों, रसायनों, कीटनाशकों और प्राकृतिक कार्यों में प्रयुक्त उर्वरकों के कारण जल प्रदूषित हो रहा है, जो मनुष्य के उपयोग के लिए खतरनाक है। अगला प्रश्न है जल संसाधनों के अतिशोषण और कुप्रबंधन का क्या प्रभाव होता है? आपने यह समझ लिया होगा कि जल संसाधनों के संरक्षण और प्रबंधन समय की मांग है। इसके संरक्षण से स्वास्थ्य पर आने वाले खतरों से बचा जा सकता है। खाद्यान्न सुरक्षा के लिए आजीविका और उत्पादन क्रियाओं की निरंतरता को बनाए रखा जा सकता है। इससे प्राकृतिक परितंत्रों को निम्नीकृत होने से बचाया जा सकता है। जल संसाधनों के अतिशोषण और प्रबंधन के कारण ही इसका ह्रास हो रहा है, जो पारिस्थितिकीय संकट की समस्या पैदा हो रही है। इसका प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा होगा। खादीन और जोहड़ से आप क्या समझते हैं? उत्तर हो जाएगा शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों के वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते हैं ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेती के लिए उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान के जैसलमेर और बीकानेर जिलों में खादीन और अन्य क्षेत्रों में जोहड़ द्वारा खेती के लिए जल के संग्रहण की संरचना विकसित की जाती है। वर्षा जल संग्रहण की दो परंपरागत प्रणालियों पर चर्चा कीजिए। तो ये अपन पहले लिख चुके हैं इसको।
अगला प्रश्न है, नदी परियोजनाओं पर आपत्ति क्यों दर्ज की जाती है, इससे होने वाले प्रतिकूल प्रभावों को समझाइए। तो नदी घाटी परियोजनाओं पर उठी आपत्तियों में अधिकांश परियोजनाओं के उद्देश्य के असंगत तथा विफल होने को लेकर है। यह चिंता का विषय है कि जिस बांध का निर्माण बाढ़ नियंत्रण के उद्देश्य किया गया, वही जलाशयों में तलछट जमा होने पर बाढ़ का कारण बनती है। अत्यधिक वर्षा की दशा में बड़े बांध की बाढ़ नियंत्रण में असफल हो रहे हैं। बांधों से छोड़ा गया जल बाढ़ की स्थिति को और अधिक विनाशकारी बना देता है। इन बाढ़ों से जान माल की क्षति के साथ बृहद स्तर पर मृदा अपरदन भी होता है। बांध के जलाशय में जमा तलछट प्राकृतिक उर्वरक के रूप में काम करते हैं। यह बांध के कारण बाढ़ के मैदान तक नहीं पहुंची, जिससे भूमि निम्नीकरण की समस्या भी सामने आती है। यह भी एक तथ्य है कि बहुउद्देशीय परियोजनाओं के कारण भूकंप की संभावना में वृद्धि होती है। जल के अत्यधिक प्रयोग से जल जनित बीमारियां, फसलों की बीमारियां तथा मृदा प्रदूषण में वृद्धि होती है। मृदा के लवणीकरण का क्या कारण है, इसके प्रभावों की चर्चा कीजिए। तो आंसर हो जाएगा, सिंचाई ने कई क्षेत्रों में फसल प्रारूप परिवर्तित कर दिया है, जहां किसान जल गहनता युक्त फसलों विशेषकर वाणिज्यिक फसलों की ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह मृदा के लवणीकरण के प्रति उत्तरदायी है तथा इससे गंभीर पारिस्थितिकीय दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। इसने अमीर भूमि स्वामियों व गरीब भूमिहीनों के बीच की सामाजिक आर्थिक दूरी को बढ़ा दिया है। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में निर्मित जल संग्रहण ढांचों पर एक संक्षिप्त लेख कीजिए। प्राचीन भारत में उत्कृष्ट जलीय निर्माणों के साथ साथ जल संग्रहण ढांचे भी पाए जाते थे। लोगों ने पारिस्थितिकीय परिस्थितियों और आवश्यकता अनुसार वर्षा जल, भूमजल, नदी जल, बाढ़ जल संग्रहण के अनेक तरीके विकसित कर लिए थे। पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में गुल और कुल जैसी वाहिकाएं नदी की धारा का मार्ग बदलकर खेतों में सिंचाई के लिए बनाई गई थीं। राजस्थान में पीने का जल एकत्रित करने के लिए छत वर्षा जल संग्रहण का तरीका आम था। पश्चिम बंगाल में बाढ़ के मैदान में लोग अपने खेतों की सिंचाई के लिए बाढ़ जल वाहिकाएं बनाते थे। शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए गड्ढे बनाए जाते थे ताकि मृदा को सिंचित किया जा सके और संरक्षित जल को खेतों के लिए उपयोग में लाया जा सके। इस प्रकार से ये हमारा वीडियो पूरा होता है। आप सभी ने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। श्री हरि क्लासेस के अंतर्गत आप ये हमारा कक्षा 10वीं का वीडियो पूरा देखकर इस पर कमेंट करें। वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।